चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, नाउ एटॉमिक का एक छोटा सा डाउट है। साई का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, कोई कांस्टेंट है यहां पर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनटू आर की पावर यहां भी कुछ दिया हुआ होगा, इनटू यहां पर आर का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर यहां पर सारे एक्सप्रेशनों में आर होता तो हम आर कॉमन निकाल लेते और वो इसके साथ चला जाता। ध्यान रखना इस बात का। यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर आर का एक्सप्रेशन होगा दैट मस्ट बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ भी कुछ कुछ होगा, यहाँ जो भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। कुछ भी लिखा हो, गंदा पंदा कैसा भी लिखा हो, नी नॉट टू बादर अबाउट इट, है ना। कॉस थीटा, साइन थीटा, फलाना थीटा, ई की पावर माइनस थीटा बीटा, जो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे सिलेबस में इतना काम का है जितना मैंने लिखा। ये जो आर की पावर होती है, ये एल की वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, और इसकी जो ऑर्डर होती है ना, ये जो डिग्री होती है, ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स देती है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। जैसे एग्जांपल, कोई एक्सप्रेशन है कांस्टेंट K1 इंटू, ये बहुत गंदा सा दिखने वाला कांस्टेंट होगा, लेकिन नी नॉट टू बादर अबाउट इट। वो जो मैंने आपको क्विज दी है रिवीजन वाली, उसमें जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें देख लेना कितना गंदा सा होता है वो कांस्टेंट, लेकिन उस पर विचार करना ही नहीं है, कैसा भी हो। साथ में मान लो ऐसे लिखा हुआ था 4r² माइनस आर, और यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, मान लो साइन थीटा लिखा हुआ है। यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, ई की पावर माइनस आई थाई, कुछ मतलब ही नहीं है इनसे। ये लिखा हुआ हो ना लिखा हो, कोई मतलब नहीं है इनसे अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अपने काम का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर एक कांस्टेंट लाना है, क्योंकि सब जगह आर है तो आर कॉमन ले लो। आर की पावर 1 आ गया, 4r माइनस 1। आर की पावर 1, अच्छा ये ऐसा कैसे लिखे रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की पावर 1 आया यानी L1 है, यानी ये p ऑर्बिटल का प्लॉट है। यहां पर इसको 0 रखने से नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आएंगे। तो इसकी डिग्री क्या है यहां पर 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 है। वो रेडियल नोड कैसे आएगा, तो इसको 0 के बराबर रख दो। तो उस क्वेश्चन में भी जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है उसमें कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो उसमें आर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। उसको 0 के बराबर रख दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई 1/4। आर की एक वैल्यू आई, मतलब एक रेडियल नोड है, और वो 1/4 डिस्टेंस पर है। तो रेडियल नोड आ गया एक, एल आ गया। रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1, तो यहां से n माइनस एल कितना था 1, माइनस 1 बराबर रेडियल नोड 1, तो n बराबर क्या आ गया 3। तो l कितना है 1 यानी p, और n 3 है, इसका मतलब ये 3p ऑर्बिटल का प्लॉट है, मतलब 3p ऑर्बिटल की इक्वेशन है। तो पर्व आपको इक्वेशन से ऑर्बिटल पहचानना था, वो सिखा दिया। उस क्वेश्चन में रेडियल नोड निकालना थे, वो सिखा दिया। अगर मान लो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो रेडियल नोड 2 आते, आर की 2 वैल्यू आती। आर की जो 2 वैल्यू आती उसमें से जो छोटी वैल्यू होती वो नियरेस्ट रेडियल नोड होता, और जो बड़ी वैल्यू होती वो फारदेस्ट रेडियल नोड होता। मान लो 3 डिग्री की इक्वेशन होती तो 3 वैल्यू आती, तो आर की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो नियरेस्ट रेडियल नोड,
जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो फारजेस्ट रेडियल नोड, और जो बीच वाली वैल्यू है वो इंटरमीडिएट रेडियल नोड होता। ठीक है, तो आपको अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो मुझे फटाफट मैसेज करके बता दीजिए, और किसी को डाउट हो तो ऑडियो ऑन करके मुझसे बात कर लीजिए। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता मधुर। चलिए लेट्स स्टार्ट। बेटा श्रेयस एटॉमिक की 4 वीडियो शेयर की है एक प्लेलिस्ट में। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रो पर, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसके अलावा जो एक वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल वाले डाउट थे वो मैंने ग्रुप पे आज ही उसका सॉल्यूशन लिख कर भेजा है। उसके बाद भी अगर किसी को हो तो वो फोन करके डाउट पूछ सकता है। ठीक है, नाउ जीवन आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें एप्लीकेशन आया था आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो बात कर लेते हैं जरा एक बार फटाफट, जैसा हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल टर्म में देखते जाना फटाफट। यहां लिखा हो स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड H2 और Pt, या कॉमा लगा हो लाइन खींची हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो molarity of H positive by strong acid is normality of strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा दिए गए H पॉजिटिव की मोलैरिटी, कान खोल के सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा दिए गए H पॉजिटिव की मोलैरिटी स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी के बराबर होती है। ठीक है, वो बात अलग है कि ये नॉर्मेलिटी 10⁻⁻6 से बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा ये 10⁻⁻6 से बड़ी ही होगी, क्योंकि यहाँ वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करवा लिया तो प्राण हट जाएंगे क्वेश्चन में, तो ऐसा अपने एग्जाम में आएगा नहीं, तो यहाँ ज्यादा वांदा नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, देखो यहाँ पर H पॉजिटिव H2Pt, और यहां मोलैरिटी ऑफ H प्लस की जगह नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगी। यहां से आप अगर pH निकालोगे तो -log⁻10 पर नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज pH हो जाएगा, एंड H प्लस से H2 अगर आप निकालोगे तो -0.0591 टाइम्स pH हो जाएगा। ये तो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, यानी यहाँ जो भी लिखा हो उससे pH निकाल के यहाँ रख दो, इसकी स्ट्रेंथ आ जाए, इसका पोटेंशियल आ जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस होता तो मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव गिवन बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल वैसे ही। वो बात अलग है कि ये भी 10⁻⁻6 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अपने सिलेबस में आयनिक इलेक्ट्रो में हमेशा बड़ी ही होगी, तो कोई वांदा नहीं है। ठीक है,
इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, H+H2 और Pt में, ठीक है। यहां से H+ की मोलैरिटी आ जाएगी Kw अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज मोलैरिटी ऑफ OH-। एंड pH बराबर माइनस लॉग बेस 10 पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से POH निकाल लेते और pKw माइनस POH कर देते, pH आ जाती। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, pH बराबर pKw माइनस POH, और यहां से डायरेक्ट माइनस लॉग ले लें बेस 10 पर नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का, तो डायरेक्ट POH आ जाती। एक बार pH आ गई कि EH+ से H2 बराबर -0.0591 टाइम्स pH। तीसरा, अगर कोई वीक एसिड होता, यहां कॉमा लगाओ, लाइन खींचो, बात एक ही है। तो वीक एसिड के द्वारा दिए गए H+ की मोलैरिटी √KAC होता, या pH हाफ ऑफ pKw माइनस log C होता। यहां आप इसे कन्वर्ट कर लेते, H+H2 Pt। एक बार pH आ गई तो EH+ से H2 बराबर -0.0591 टाइम्स pH हो जाता। नंबर 4, अगर वीक एसिड की जगह वीक बेस होता, तो वीक बेस के लिए OH नेगेटिव की मोलैरिटी √Kb इंटू C होता, या POH बराबर हाफ ऑफ pKw। यहां पर मैंने pKw लिख दिया जो कि बिल्कुल गलत था, pKa होगा, और यहां पर pKb माइनस log C होता, और pH बराबर pKw माइनस POH होता। तो एक बार pH आई कि क्वेश्चन खत्म, -0.0591 टाइम्स pH हो जाएगा। नंबर 5, यहां पर एसिडिक बफर होता, H2Pt, या एक एसिडिक बफर लेके लिख ही देते हैं, COH प्लस CH3COONA H2 और Pt। इसका कॉन्सेंट्रेशन C एसिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड का, और इसका कॉन्जुगेट बेस का। तो एसिडिक बफर के लिए pH आप जानते हैं, हेंडरसन इक्वेशन लगेगी, pKa ऑफ वीक एसिड प्लस log बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड। एक बार pH आई कि H+ से H2 लिखा हमने, -0.0591 टाइम्स pH। नंबर 6, बेसिक बफर भी हो सकता है, H2 और Pt। बेसिक बफर ले भी लेते हैं, एक जो कॉमनली यूज होता है NH4OH और NH4Cl, H2 और Pt।
इसकी मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ वीक बेस होगी और ये मोलैरिटी ऑफ कंजुगेट एसिड होगा। बेसिक बफर है तो POH आएगी, हाफ ऑफ, सॉरी बफर है तो PKB प्लस लॉग बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक बेस। POH आ गई, लेकिन अपनों को तो pH चाहिए, तो PKW माइनस POH हो जाएगा। एक बार pH आई कि खेल खत्म, फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 0.0591 टाइम्स pH। ठीक, 7 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो सकता है, और H2PT जैसे NH4Cl, H2 और PT। मान लो इसकी मोलैरिटी C दे रखी थी, तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और उसकी पीएच हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट मोलैरिटी ऑफ वो वाला आयन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, NH4 प्लस का, तो उसकी मोलैरिटी कितनी है, जितनी NH4Cl की थी। pH आई कि खेल खत्म, H प्लस से H2 बराबर माइनस 0.0591 टाइम्स pH एंड सो ऑन। यहां पर दूसरे तरह का सॉल्ट होता तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता, तो POH आती, तो फिर PKW माइनस POH करते, pH निकालते, फिर वैल्यू रख देते। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से फार्मूले हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो बीच बीच में कुछ लफड़े भी होते हैं, लेकिन जब आयनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन इलेक्ट्रो में आता है तो 99% जगहों पर कोई लफड़ा नहीं होता, अपने सिलेबस में कम से कम, तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। बस एक टिप्पणी करूंगा कि जहां मैंने वीक एसिड लिखा है, यहाँ पर मोनोबेसिक वीक एसिड भी हो सकता है और पॉलीबेसिक भी हो सकता है। मतलब मोनोबेसिक यानी HCN CH3COH, यानी जिसकी बेसिसिटी 1 हो, तो कोई वांधा ही नहीं। लेकिन दो बेसिसिटी वाले भी हो सकते हैं, जैसे H2C2O4 या H2CO3। तो जो दो बेसिसिटी वाले उसमें दो Ka1 Ka2 दो दिए होंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ K1 यूज करना है, अगर एक से ज्यादा K दे रहे तो बस, तो अपना सिलेबस का काम हो जाएगा। ये मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का जो एप्लीकेशन पार्ट यहाँ लगना था, वो मैंने आपको जितना काम का था उतना रिवाइज करा दिया। क्या यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने कान में ईयरफोन लगा रखे, आप उससे ऑडियो ऑन करके भी बात कर सकते हैं अगर आपको मैसेज करने में, एक्सप्रेशन में दिक्कत हो, और अगर आप मैसेज करना चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। इट्स ऑन यू, जो आपको सुविधाजनक लगे। चलिए, अच्छा बेटा, अगर ऑडियो पहले आ रहा है और वीडियो बाद में आ रहा है, ऐसा लैप आ रहा है, तो 10-15 सेकंड लगेंगे। एक बार है ना मीटिंग लीव करके सभी लोग रिज्वाइन करें, स्पेशली वो लोग जिनके साथ वॉइस और वीडियो में लैक आ रहा है, जिनके साथ नहीं आ रहा उनको जरूरत नहीं।
चलिए, ये लिख लिया हो और समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने जान करके फार्मूले फार्मूले लिख दिए हैं, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत हो, जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा हो, वो इतना भी कर लेंगे तो अभी का काम तो हो ही जाएगा। ज्यादातर शुरू के 6 पूछे जाते हैं। चलिए, मिटा रहा हूं मैं ना। अब देखो एक बार, आ रहा है क्या गैप? देखो, यस सर, अभी भी आ ही रहा है। शिवांगी कह रही है नहीं आ रहा, चित्रांशी कह रही नहीं आ रहा, आदित्य राज कह रहे हैं नहीं आ रहा, सौम्या कह रही आ रहा है। देखो तो अब आ रहा है क्या गैप? यस सर। ऑडियो ऑन करके बोल दो यार, वहां तक कहाँ जाऊंगा। देखो आ रहा है क्या? नहीं सर। यस सर, आ रहा है। किसको आ रहा है? नाम बता बेटा। अरे नाम तो बता। अरे राजा, मैं क्या, मैं इतने दिन में मुझे समझ ही नहीं पाए हो क्या यार? मैं कोई नाराज होके थोड़ी पूछ रहा हूँ, तो नाम जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। समझ गया। नाम बता बेटा। अरे यार हद हो गई। चलो कोई और बता दो। नहीं आ रहा है लैग, अभी तो नहीं आ रहा है। सर अब चला गया। वो एक्चुअल में क्या है, कल से जूम में कोई दिक्कत आ रही है, पता नहीं, देखते हैं समझते हैं। कल 11th वाले बच्चे भी कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने रिज्वाइन किया ना, तो कह रहे थे कि अब चला गया है। बहरहाल हल्का सा अगर 2-4-5 सेकंड का आएगा भी तो ठीक है, उतना तो अपन कर सकते हैं एडजस्टमेंट। नाउ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला देखो, अपनी एग्जाम में ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन जहां पर वो कंसेप्ट पूछ सकते हैं वहां पर वो ज्यादा कोशिश करते हैं कंसेप्ट पूछने की। तो शुरू हम वहीं से करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो कुछ नहीं कहा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना, अभी कुछ कहा नहीं है। अगर मान लो ऐसा कह देते कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो फिर तो कह ही दिया ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो फिर थोड़ी दिमाग लगाना है। दिमाग तो तब लगाना है जब कहा ना हो, जैसे यहां नहीं कहा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कहा नहीं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होगा।
So in which of the following solution hydrogen electrode potential is maximum? पहला 0.1 मोलर HCl, दूसरा प्योर वाटर, तीसरा 0.1 मोलर NaOH, चौथा all have same value. सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कुछ नहीं कहा तो रिडक्शन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ 0.0591 इंटू पीएच होता है। इसका मतलब पीएच ज्यादा तो ये वैल्यू ज्यादा तो माइनस है तो वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये कम। और इस चलो इतना ही कह देते हैं, जगह नहीं है। ये मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। तो अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब पीएच क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। पीएच मिनिमम किस में होगी? तो ऑर्डर ऑफ पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की कम होती है, न्यूट्रल की उससे ज्यादा होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस की सबसे ज्यादा होती है। ये 7 से कम होती है, ये 7 होती है, ये 7 से ज्यादा होती है 25 डिग्री पे। तो मिनिमम किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की। पीएच मिनिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम, तो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आधे समाज ने आंसर 111 दिया, किसी ने 3 भी दिया था, लेकिन कोई वांदा नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब आप कर लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, फिर आपसे बात करूंगा। आपसे कहा कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड if it is dipped in 0.1 molar CH3COH जिसका K 10⁻⁻5 है। सॉल्यूशन रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, मतलब पीएच निकालना है। एसिड है तो एसिड की पीएच होगी हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग सी। सी कितना है? 0.1 यानी 10⁻⁻1। बाहर आया तो +1 हो गया, log 10 base 10 1 हो गया, 5 + 1 is 6/2 is 3। तो EH प्लस से H2 आ जाएगा -0.0591 टाइम्स 3 वोल्ट। या आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज √Ka इंटू सी विच इज 0.1। तो ये 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻3, तो डायरेक्ट pH 3 आ जाती। रेस्ट ऑल रिमेन्स एक्जेक्टली सेम। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और आपने लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? चलिए फिर मैं इसे मिटा रहा हूं।
अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन potential of hydrogen electrode is minimum? पहला 0.1 मोलर NaCN, दूसरा 0.1 मोलर KCl, तीसरा 0.1 मोलर CH3 NH3Cl और चौथा 0.1 मोलर CH3COONH4। सॉल्यूशन, आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2 से H+ वो होगा प्लस 0.0591 टाइम्स pH। इसका मतलब दैट इज pH ज्यादा तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा एंड वाई से वर्षा। आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। इसका मतलब आपको pH मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो आप सॉल्ट टाइप पहचानिए, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और ये वीक एसिड वीक बेस का वो वाला सॉल्ट है जिसमें Ka Kb के बराबर है, ये याद रखना। तो मजेदार बात ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट की सबसे कम एसिडिक होगा ये। फिर वीक एसिड वीक बेस का ये वाला सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट दोनों कैसे होते हैं? दोनों न्यूट्रल होते हैं। ये कौन सा वाला सॉल्ट है? जिसमें Ka बराबर Kb है, ध्यान रखना। NH4OH का Kb और CH3COH का Ka सेम होता है, ध्यान रखना, ये याद रखने वाली बात है, इंफॉर्मेशन है। और फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा होता है? बेसिक होता है। तो आपको मिनिमम पीएच मिनिमम पोटेंशियल चाहिए, यानी पीएच मिनिमम चाहिए। मिनिमम यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन सा है? थर्ड वाला, ठीक है। क्लियर है सबको? ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम का यहां पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हमें आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से आना चाहिए अगर हम 100% क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। और मॉड्यूल तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, मॉड्यूल में कोई दम नहीं है, वो तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन एसीटी वगैरह सबके क्वेश्चन, उनमें बस ये इतना सा ही मॉडिफिकेशन करते हैं वो एसीटी में, बस कोई बाहर से कुछ नहीं पूछते, बस आपके दिमाग का इस्तेमाल करवाते हैं, देखते हैं कि पुराना आपको आता है कि नहीं आता, खट से यूज कर लेते हैं। तो इतना सा अपने को समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
calculate the oxidation potential OP of hydrogen electrode. If it is dipped in solution containing 0.5 molar NH4OH and 2 molar NH4Cl. Kb of NH4OH is 10 to the power -5. टेम्परेचर नहीं दिया तो 25 डिग्री मानना है। देख के समझ में आ रहा है कि वीक बेस और उसका सॉल्ट यानी बेसिक बफर है। बेसिक बफर है तो पीओएच आएगी, कितनी आएगी? पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक बेस। यहां पर कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस होगा और वीक बेस कौन होगा? NH4OH। ध्यान रखना कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन को हल्का सा बदल रहा हूं, भैया। मान लो ये 1 मोलर NH4 ट्वाइस SO4 होता। ध्यान रखना, या सॉल्ट की मोलैरिटी नहीं आती, ये बताना चाह रहा हूं। ये सॉल्ट की मोलैरिटी नहीं होती, कॉन्जुगेट एसिड की मोलैरिटी होती है। देखिए यहां पर तो अब पीओएच हो जाता पीकेबी, दैट इज 5। पीकेबी इज 5। कॉन्जुगेट बेस NH4 प्लस है, उसकी मोलैरिटी 2 टाइम्स मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट होगी। ध्यान रखना, तो ये 2 आएगा और NH4OH की मोलैरिटी तो दे रखी है 0.5, तो ये log 4 हो गया। तो 5 प्लस log 4 आ गया। log 4 इज 0.6, तो ये 5.6 हो गया। तो pH आ गया, टेम्परेचर नहीं दिया तो 25 डिग्री। 25 डिग्री पे pKw इज 14 माइनस POH विच इज 5.6। कितना आ गया ये? 8.4 आ गया ये। तो देयरफॉर EH2 से H प्लस ऑक्सीडेशन चाहिए, तो प्लस 0.0591 इंटू pH विच इज 8.4 होगा वोल्ट। चलिए ठीक है, तो कर लोगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी हमारे मित्र ने बताया सॉल्व करने पर 0.486 वोल्ट आ रहा है, शायद अभिमन्यु ने बताया है। मैंने सॉल्व नहीं किया, पूरा भरोसा अभिमन्यु पे किया है। सही हो तो सारा सम्मान अभिमन्यु के लिए और गलत हो तो अभिमन्यु से बात कीजिएगा।
अभिमन्यु ने सही कर दिया है, 0.504 क्या कह रहे हैं अभिमन्यु, 0.504 कह रहे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु आप ही के ऊपर है जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं मिटाई देता हूं, सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। एक आंसर आया है 0.496 और एक आया है 49644। तो 0.496 पर मामला जमा लेते हैं। अब ये जिम्मेदार, अब चित्रांशी देवड़ा का कुछ और आ गया, मुझे आंसर चाहिए ही, निकाल लेना सब अपना अपना, मुझे नहीं करना जोड़ घटाओ। दूसरी तीसरी के बच्चे थोड़ी हो जो ऐसे लड़ रहे हो। कर लेना, बच्चे नहीं हो यार। चलो मिटाऊं क्या? हालांकि हालांकि लोग सोना तोलने लगे, इसको है ना लगभग 0.5 लिख देते हैं अपन, सबका इसी के आसपास आ रहा है तो सब खुश हो जाएंगे। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, उम्मीद है आप सब इसे कर लेंगे। ऐसा सोना मत तोला करो, मुझे भयंकर हंसी आती है, आप यकीन जाने। जब मैं 11वीं में पढ़ाता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है। आपने भी किया ही होगा। किस्सा याद आ गया, इसलिए 2 मिनट सुना देता हूँ। अवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये 2 है कि 2 है, बच्चा इसकी जंग लड़ता है, बच्चा पूछता है। आप लोग 12th में आ गए हो, आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। कहता सर 2 है कि 2 है। एक दिन मैंने पूछा कई बच्चों से, तो उन्होंने कहा हम जहां से पढ़ के आए ना, हमारा मास्टर भी इस बात को लेकर लड़ा करते थे कि देखो वो गलत बोल रहा है, वो 2 नहीं है 2 है, करा 2 में 2 है। मजेदार बात है कि आपको पढ़ते पढ़ते कई साल हो गए, मतलब 6.023 इंटू 10 पर 23 तो शायद आपने 2 जो भी है, वैसे तो 2 है, लेकिन कोई मतलब नहीं, फालतू बातें। ये आपने 9वीं कक्षा में पहली बार पढ़ा होगा, अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है तो कम से कम 3.5 साल तो हो ही गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते। अपने दिल पे हाथ रखना और अपने आप से प्रश्न पूछना, आज तक किसी भी कैलकुलेशन में इससे ऊपर कोई वैल्यू ली है क्या? नो सर। तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब हम यहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो यहां तक की जंग लड़े क्यों? ऐसे ही अभी जो क्वेश्चन था उसमें कोई आंसर 0.504 दे रहा था, कोई 0.496 दे रहा था। अरे 0.496 ले ले, 496 ले ले मेरे दोस्त, और 504 ले ले, कोई सोना तोलेगा क्या? आंसर तो 0.5 ही लगाएगा ना मेरे बच्चे। तो ये क्या जंग है यार, क्या जिंदगी है, मुझे समझ नहीं आता। केमिस्ट्री इतना मजेदार सब्जेक्ट है ना, अगर उसे समझ कर पढ़ो तो, और नहीं समझ में आए कि साइंस है क्या, तो फिर वो बन जाती है, वो क्या चली थी वो अभी बीच में, क्या नाम था उसका,
कोटा फैक्ट्री, तो कैसा सब्जेक्ट है बोलो भयंकर, वो क्या क्या था यार वो, कि पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाते हैं ना, फिर कहते हैं वो गलत है ना, फिर कौन सी पढ़ाते हैं? क्यों, तुमने तो सुन रखा होगा, कुछ बताओ। ऑन करो माइक। आईयूसी के बारे में बोलते हैं, वो है भयंकर। हाँ भयंकर, और तुम खूब मजे लेते हो। हाँ सर, बिल्कुल सर। बताओ। हाँ, तो कहने का अभिप्राय है कि इंसान क्या करता, अपना एग्रेशन निकालता हर जगह पे, मनुष्य खुद का। और एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने भी सुना उसको, तो मैंने कभी मजे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरे जीवन में केमिस्ट्री कभी दुख दुख का कारण ही नहीं बनी। जिसके जीवन में केमिस्ट्री दुख का कारण बनेगी, जिसे उससे तकलीफ है, उसके मन में एक गुस्सा समाया हुआ है, उसने उसकी निंदा सुनी, उसको मजा आता है जीवन में। उसको कोई मतलब नहीं है, जनता को कोई मतलब नहीं है सही क्या है गलत क्या है, फलाना क्या है ढिमकाना क्या है। तो समाज सिर्फ मजे लेता है। जैसे आप कई जगहों पे सिर्फ मजे लेते हो, वैसे समाज सिर्फ मजे लेता है। ये हमें समझना पड़ता है कि हमारा फायदा किसमें है, हमारा नुकसान किसमें, हमें क्या काम करना चाहिए और हमें क्या काम नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या फायदेमंद है और हमारे लिए क्या नुकसानदायक। और एक चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, और वो क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूं। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर में थे तो कैंपस रिक्रूटमेंट आने वाला था, तो हमारा जो एचआर था उसने हमारा सारे 3rd ईयर के स्टूडेंटों की एक कॉमन मीटिंग ली, क्लास बुलाई ऐसे समझ लो आप। उसमें उसने हमें समझाया कि भैया क्या होता है इंटरव्यू, फलाना ढिमकाना ये और वो। तो मैं तो तब से मास्टर था, मतलब मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के 1st ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो तब भी मास्टर था। तो मेरा इंटरेस्ट तो ये सीखने में था कि मतलब मेरे काम का क्या है, क्योंकि मुझे तो कैंपस में बैठना ही नहीं था, मैं तो मस्ती करने पहुंच गया था। तो उसने 2 बातें बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई चीजें होती हैं जो दिमाग में सेट होती हैं, कई होती हैं जो दिल में छपती हैं, वो मेरे दिल में छपी। उसने कहा कि जो अच्छी कंपनियां होती है ना, वो ऐसे बच्चों को रिक्रूट नहीं करती जिनको कॉलेज में 80 मतलब सप्लीमेंट्री आई हो, यानी किसी सब्जेक्ट में वो फेल हुए हो। उनको अच्छी कंपनियां अपने जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें अलाउ ही नहीं करती। क्यों नहीं करती साहब? तो वो जो हमारे एचआर थे उसने जो बात कही थी वो बहुत विचाराधीन और समझने वाली बात है। उसने कहा था कि कोई सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसके सिर्फ 2 कारण, तीसरा कारण है ही नहीं। और 2 कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर बच्चे को पसंद नहीं है तो बच्चा उसे नहीं पढ़ता और वो फेल हो जाता है। या अगर वो सब्जेक्ट बच्चे को पसंद नहीं है तो बच्चा उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता और फेल हो जाता है। तो अच्छी कंपनियां इसलिए ऐसे बच्चों को रिक्रूट नहीं करती क्योंकि उससे बच्चे की साइकोलॉजी पता चली कि इसे टीचर पसंद नहीं है, या तो टीचर पसंद नहीं है इसलिए इसने नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। अब टीचर पसंद नहीं है इसका मतलब कंपनी में जब इसको काम के लिए लेके जाएंगे और इसका बॉस इसको पसंद नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको अपना सुपीरियर पसंद नहीं आता तो ये काम नहीं करता। दूसरा, या इसको सब्जेक्ट पसंद नहीं था इसलिए इसने नहीं पढ़ा और ये फेल हो गया। तो वो कंपनी उसको रिक्रूट नहीं करती कि अगर मान लो हम इसको ले गए और जो काम हमने इसको दिया वो काम इसको पसंद नहीं आया तो नहीं करेगा ये, क्योंकि जो पसंद नहीं आता वो नहीं करता ये। तो कहने का उद्देश्य ये है कि एक औसत सफल व्यक्ति, देखो मेरी बात समझ लेना, एक एवरेज सफल व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान में सफल व्यक्तियों में 99.99% होते हैं, वो केवल वही हो सकते हैं जो अपनी पसंद नापसंद को साइड में रख के अपनी जरूरत के हिसाब से काम करें। जैसे फर्ज करो कि दिन दिन भर धूप में चिल्लाना, मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये मेरी जरूरत है, मेरा काम है, तो मुझे अच्छे से करना चाहिए। अगर मैं अच्छे से करूंगा तो आपको अच्छा लगूंगा, आपको अच्छा लगूंगा, समाज को अच्छा लगूंगा, तो जो है मेरा काम अच्छा रहेगा और मेरा काम अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली जो है अच्छे काम का बेनिफिट उसको मिलता है जो काम करता है।
ऐसे ही आपको सब्जेक्ट पसंद आए ना आए, टीचर पसंद आए ना आए, डजंट मैटर अलॉट। रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट इस चीज की है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ें। आपने देख लिया है कि आपकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, किसी ने लठ मार के तो आपको नहीं बोला कि आप डॉक्टर बनो, आपकी इच्छा है। अगर आप वाकई में चाहते हैं डॉक्टर बनना, तो आप ये देखें कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना आवश्यक है, वो अच्छे से पढ़ें। यहां पर मन का मामला नहीं है, मन वन से यहां काम नहीं होता। हाँ, एक बार आप मेडिकल कॉलेज में चले गए, अब वहां पर आपका मन जो है वो आपको मन के हिसाब से काम करना है। वहां आपको देखना है कि आपको बाद में मेडिसिन में जाना है, सर्जरी में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, उसके हिसाब से आप वहां पर पढ़ें। क्योंकि पास होने के लिए तो जरा सा पढ़ना पड़ता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कॉलेज के अंदर। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि जरूरत के हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति 99.99% औसत सफल व्यक्तियों में, औसत सफल व्यक्ति का अर्थ बता देता हूं मैं, जैसे सामान्यतः हमारे जैसे सफल व्यक्ति या और बाकी जो सफल व्यक्ति हैं, एक होते हैं असामान्य सफल व्यक्ति, वो तो 0.00001% होते हैं। उनमें अगर आप आ जाओ तो आपको सलाम करेंगे हम लोग, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, ये असाधारण सफल व्यक्ति, इनकी काबिलियत ही अलग है। हर आदमी का सपना होता है कि वो ऐसा बने, लेकिन हर आदमी ऐसा बन पाए ये जरूरी नहीं। इसके लिए माँ बाप क्या समझाते हैं कि पहले औसत सफल हो जाओ, पहले औसत सफल हो जाओ, उसके बाद चेज योर ड्रीम। क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो धोनी बनना चाहते, बन एक ही पाया। करोड़ों लोग हैं जो सचिन बनना चाहते, बन एक ही पाया। ये समाज कहता है। मैं क्या कहता हूं, 1 मिनट में कह के बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं ये कहता हूं, ना धोनी बनो, ना सचिन बनो, ना AR रहमान बनो, ना APJ अब्दुल कलाम बनो, आप बनो, आप बनो। अगर धोनी ने ये सोचा होता कि मैं सचिन बनूंगा, तो वो ना सचिन बन पाता ना धोनी बन पाता। अगर विराट ने ये सोचा होता कि मैं धोनी बनूंगा, तो वो ना धोनी बन पाता ना विराट बन पाता। क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, और टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी डिस्कवर योर सेल्फ। हाउ एनीवन कैन डिस्कवर ओन, उसका एक ही तरीका है। आपको चीज पसंद आए ना आए, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसे करो। क्या पता वही आपका पैशन हो, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा हो। तो अभी आपने एक चीज चूज की है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो अभी आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, अपनी पूरी काबिलियत के साथ, अपनी इच्छाओं को ताक में रखते हुए, अपनी हॉबीज को ताक में रखते हुए अभी आपको डॉक्टर बनने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद आपकी एग्जाम हो जाएगी, जितने भी दिन बाद होगी, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए। अब आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो गया। अब आप यू कैन चेज योर ड्रीम। अब आप अपनी ड्रीम चेस करो। आपको एंजॉय करना है एंजॉय करो, आपको पेंटिंग करना है पेंटिंग करो, आपको फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, आपको कुछ और करना है वो करो। आपको यूट्यूबर बनना है यूट्यूबर बनो, आपको इंडस्ट्री में जाना है इंडस्ट्री में जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है वहां ट्राई करो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेयर मिनिमम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो। किसी को साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बने, किसी को सुपर स्पेशलाइजेशन करना है वो करे, जो आपकी इच्छा हो वो, कोई बंदिशें नहीं है। हमारी तो दुआएं हैं कि आप सब भयंकर तरक्की करें, खूब खूब तरक्की करें। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारे विद्यार्थी कहां कहां पहुंच गए। हम इसी में खुश हैं, यही जीवन का आनंद है। चलिए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ा मैसेज लिखा किसी ने। हाँ, शेयर आया बाजार में। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कब आएगा, मेरे को क्या पता यार।
ये शेर आया एक बाजार में भैया, ये भी सुन लो, न किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में, जियो तो अपने ही स्वभाव में। ये अंकित शाह ने लिखा है। जबरदस्त अंशित, बहुत बढ़िया था। चलिए ऐसा है, एक शेर आज मैं भी सुना देता हूं आपको, सुनो। जिस दिन तुझको रिश्ते निभाने का हुनर आ जाएगा, जिस दिन तुझको रिश्ते निभाने का हुनर आ जाएगा, तेरा दुश्मन खुद ही चलकर तेरे घर आ जाएगा, तेरा दुश्मन खुद ही चलकर तेरे घर आ जाएगा। और शेर जो सुनाना था वो ये है कि सब तेरी इज्जत करेंगे ए मेरे नन्हे शजर। शजर यानी पेड़ होता है और समर यानी फल होता है, फल। तो सब तेरी इज्जत करेंगे ए मेरे नन्हे सजर, हाँ मगर जब तेरी शाखों में समर आ जाएगा। सब तेरी इज्जत करेंगे ए मेरे नन्हे सजर, हाँ मगर जब तेरी शाखों में समर आ जाएगा। यानी जब तेरे शाखों में फूल आ जाएगा, फल आ जाएंगे। पेड़ की इज्जत कब होती है? जब उसकी शाखों में फल आ जाते हैं। व्यक्ति का सम्मान कब होता है? जब वो सफल हो जाता है। सफलता का क्या पैमाना है? कुछ नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो बहुत सारी बातें कर ली, अब पढ़ना शुरू करते हैं। सर, हाँ वाह 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 वाह। हाँ अरे सर वो आप 2 बात बताने वाले थे ना, एक तो वो सब्जेक्ट वाली बता दी और एक और क्या थी? बताया तो था दोनों, या तो टीचर पसंद नहीं है या सब्जेक्ट पसंद नहीं ओके ओके सर। है, दोनों ही नहीं होना चाहिए। एनीवेज, एक और सुना देता हूँ। इठलाती, ये तो आपने उसमें भी सुना होगा सेमिनार में। एक और सुनाता हूँ दूसरा वाला। जब भी कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो ये कहीं लिख के रख लेना, इसको 2 बार खुद पढ़ लेना कि कमा कर पूरा किया। अगली बार, एक बार नंबर कमा कर कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे, अगली बार फिर नंबर लाएंगे तो क्या कहेंगे अपने आप से? कमा कर पूरा किया जितना भी खसारा था। खसारा का मतलब नुकसान, खसारा मतलब होता है नुकसान। एक बार टेस्ट में नंबर कमा कर कोई दिक्कत नहीं, कमा कर पूरा किया जितना भी खसारा था, मैं वहीं से जीत कर निकला जहां मैं हारा था। कमा कर पूरा किया जितना भी खसारा था, मैं वहीं से जीत कर निकला जहां मैं हारा था। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देवांश, ये छोड़ दो बेटा, इसका वक्त आएगा बाद में। चलिए एनीवेज, आज बहुत देर बात कर ली, हालांकि मैंने पहली बार ही करी है, लेकिन ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। नाउ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लिया था, अगले वाले पे आते हैं। नंबर मतलब अपनों ने गैस आयन इलेक्ट्रोड देख लिया था। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, यहां पर 2 आयन होंगे, एक जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरा जिसमें कन्वर्ट होकर गया। ठीक है, तो Fe3+ एक्वस और Fe2+ एक्वस। क्लियर है? इससे पहले गैस आयन में भी कोई मेटल नहीं था तो इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी मेटल नहीं है, मेटल आयन से, तो सॉल्यूशन में भूले हुए, तो यहां भी इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, लेकिन गैस आयन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होती है वो गैस के पड़ोस में होती है। देखो जितने भी हमने गैस आयन इलेक्ट्रोड लिखे उस सब में जो इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्लेटिनम, उसको हमेशा गैस के पड़ोस में, Cl2 गैस के पड़ोस में लिखा या H2 गैस के पड़ोस में लिखा। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड पर एडजॉर्ब्ड होती है, लेकिन यहां पर तो दोनों आयन सॉल्यूशन में है और इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसी सॉल्यूशन में डिप्ड है, डूबी हुई है। तो यहां पर कोई नियम नहीं है कि इसके पास में इनर्ट इलेक्ट्रोड आना चाहिए या उसके पास।
तो किसी के भी पास में लिख सकते हो। तो तुम्हारा मन आए इधर लिख सकते हो, तुम्हारा मन आए इधर लिख दो, जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी उधर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड लगेगी, ये ध्यान रखना। जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। N कितना आ गया 1, Q कितना आ गया मोलैरिटी ऑफ Fe2 प्लस की पावर 1 अपॉन मोलैरिटी ऑफ Fe3 प्लस की पावर 1। नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E Fe प्लस 3 से कॉमा Fe प्लस 2। ध्यान रखना दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो बीच में कॉमा आएगा, लाइन नहीं आएगी। हमने देखा था फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो बीच में लाइन लगाते थे, वो फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती थी। यहां दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो बीच में कॉमा आएगा, ध्यान रखना। तो कॉमा बराबर ई स्टैंडर्ड Fe प्लस 3 कॉमा Fe प्लस 2 माइनस 0.0591 अपॉन n, कितना है यहां पर 1 लॉग बेस 10 पर क्यूब। बस लिखने का तरीका ही अलग है, मतलब रिएक्शन ही बस डिफरेंट आएगी, रेस्ट ऑल रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन भी सारे वैसे के वैसे ही बनेंगे, एक एक चीज वो की वही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो ये 3 तरह के हाफ सेल बेसिक हैं और एक और हाफ सेल है, ऐसे 4 हाफ सेल हमारे सिलेबस में है। इतना पहले लिख लीजिए, यहां तक लिख लो और समझ में आ जाए तो बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं आखिरी चौथे तरह के हाफ सेल पे आऊंगा। क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं, जैसा सिखाया वैसा कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको सेल में ज्यादा यूज करते हैं। चौथा मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। कैसा होता है ये? एक मेटल होता है जैसे Ag, एक उसका इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है जैसे AgCl, ठीक। और इस इनसॉल्यूबल सॉल्ट में मेटल के अलावा जो आयन है वो एनायन, तो एक उसका एनायन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, ठीक। देखिएगा बोर्ड पे, एक चीज है, बात को जरा गौर से सुनिएगा। कन्वेंशन है ये कि एनायन हमेशा सॉल्ट के पड़ोस में लिखा जाएगा, ठीक है। एनायन हमेशा सॉल्ट के पड़ोस में लिखा जाएगा, ऐसा कह दो, या ऐसा कह दो कि सॉल्ट हमेशा बीच में होगा। या तो ये कह दो कि एनायन हमेशा सॉल्ट के पड़ोस में लिखा होगा, या ये कह दो कि सॉल्ट हमेशा बीच में लिखा होगा। ये 2 बातों में से जो आपका मन आए वो कह दो, लेकिन दोनों में से कोई एक ध्यान रखना है, कन्वेंशन। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह है गिवन या ऐसा लिख लो, डू नॉट टेक्स पार्ट
इन रेडॉक्स। डू नॉट टेक्स पार्ट इन रेडॉक्स, यानी जो एनायन दिया होगा उसका काम क्या है, सिर्फ बैलेंसिंग कराना। एनायन सेल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, सेल वाली रिएक्शन में उसका कोई योगदान नहीं, उसका काम है सेल रिएक्शन को बैलेंस कराना। कैसे अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इतना समझ लो कि इसका कोई काम नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनायन का। अच्छा, तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम ये चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो इस पे हाथ रख लेंगे। अब इस पे हाथ रख लेंगे तो इस पे हाथ रखने के बाद इसको हटा दो, तो अब दो बचे। तो जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट है, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट है। तो जो पहले लिखा है वहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जो बाद में लिखा है वहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो 0 से +1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था। यहां इस पे हाथ रख लिया। अब हाथ रखने के बाद जो दो बचे उनमें जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट है, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बाद में 0, तो +1 से 0 क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसको तो भूल जाओ, Cl नेगेटिव को। जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट। यहां पर रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो Cl को भूल जाओ, जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट। अब पहले इसे बैलेंस करते हैं। तो यहां Cl है और इधर Cl नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए इधर Cl ऐड करना पड़ेगा। तो Cl ऐड करने के लिए Cl2 यूज करूं, Cl यूज करूं या Cl- यूज करूं, ये बताया जाता है यहां लिखकर। तो यहाँ एनायन लिखा है, मतलब बैलेंस करने के लिए Cl- का यूज करना है। तो इधर Cl- जोड़ूंगा, 1 है तो यहां भी 1 आ जाएगा। इधर टोटल चार्ज -1 है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ये बैलेंस हाफ सेल हो गई। अगर बैलेंस रिएक्शन है तो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, तो इसका N1 होगा और इसका Q 1 मोलैरिटी ऑफ Cl- होगा। सॉलिड सॉलिड Q के एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। ऐसे ही इधर Cl था तो इधर Cl- ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहां पर ऐड होगा। तो इसमें भी N तो 1 होगा, लेकिन इसका Q मोलैरिटी ऑफ Cl- की पावर 1 होगा, क्योंकि ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड होगा। ठीक, अब आपको नस्ट इक्वेशन लगानी है, तो वो तो वही है, नस्ट इक्वेशन थोड़ी बदलेगी E, लेकिन अब नीचे ये पूरा कचरा ऐसा कैसे ही लिखाएगा। तो Ag से AgCl और Cl- बराबर E स्टैंडर्ड Ag AgCl और Cl- -0.0591/n log बेस 10 पर Q। Q होगा 1/Cl-। यहां लिखोगे तो ये वाली लिखाएगी, तो ECl- AgCl से Ag बराबर E स्टैंडर्ड Cl- AgCl से Ag -0.0591/n log बेस 10 पर Q। लेकिन अब यहां पर जो Q है वो Cl- की मोलैरिटी होगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक दो चीजें आपको बताई। एक मैंने आपको अगर ऐसा हाफ सेल लिख कर दिया हो तो सबसे पहले तो ये पहचानना सिखाया कि ये मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। फिर मैंने आपको ये सिखाया, अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया पहचानने का, मैं आपको कंक्लूड कर दूं 1 सेकंड में। कहीं पर ऐसा लिखा है, ऐसा, या कहीं पर ऐसा लिखा है,
बस इतना लिखा होना पर्याप्त है इसके मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल होने के लिए। साथ में एनायन भी लिखा होगा, वो मैं आपको देख के आगे जब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जहां पर आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको देखना और सिखाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ यहाँ एनायन होगा नहीं, बिल्कुल होगा, 100% होगा, 100%। ठीक है, लेकिन जब हम पहचानेंगे, कोई रिएक्शन लिख कर दी है और पहचानेंगे कि इसमें हाफ सेल मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है भी या नहीं है, तो वो पहचानने के लिए हम केवल दो चीजें देखेंगे, मेटल और इसका इनसॉल्यूबल सॉल्ट। फिर उसका एनायन तो कहीं ना कहीं से खोज ही लेंगे हम, मेटल और उसका इनसॉल्यूबल सॉल्ट, उसका एनायन तो कहीं ना कहीं से खोजा ही जाएगा। ठीक है, 99.99% इससे में काम हो जाएगा। तो हमने मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन पहचानना सीखा, हालांकि पूरा रूप ये है, पूरा रूप ये है। इस बात को मैं भविष्य में और अच्छे से इलोबरेट करूंगा जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसा लिख कर दिया हो तो उसकी रिएक्शन लिखना सिखाई। तीसरा, इस पर नस्ट इक्वेशन लगाना सिखाई। अभी इस पर मुझे और बहुत सारी बातें करना बाकी है। ठीक है, इसको अभी मैंने खत्म नहीं किया है भाई साहब। आओ, इतनी सी बात अपने दिमाग में रख के और आगे नहीं बढ़ना है। अभी आगे मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। अभी तो मैंने एक बात कही है कि हम जब मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम मेटल और उसका इनसॉल्यूबल सॉल्ट खोजेंगे। अगर ये दोनों हमें मिल गए तो हम अपने माइंड में एक चीज पक्की बिठा लेंगे कि ये मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल हो सकता है। फिर हम उसका एनायन खोजेंगे, अगर हमें मिल गया तो हम उसे मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल कह देंगे, और नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे उसकी बात हम तब करेंगे जब नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक हिंट दी है कि पहचानने के लिए दो चीजों को सबसे पहले ढूंढेंगे, या दो चीजें दिख गई तो माथा हमारा ठनक जाएगा। ठीक है, अभी इस पर हमें और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले इतना लिख लो, और यहां तक समझ में आ गया हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये चैप्टर को कितने लेक्चर बाकी हैं? अथर्व बेटा तू बोल, तब खत्म कर देंगे। अथर्व आप बोल दीजिए, आप जब बोलोगे तब खत्म कर देंगे। अच्छा ऐसे ही पूछा है रुशम बेटा। स्कूल के लिए तो मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं समाचार लूंगा। स्कूल के लिए कैसे पढ़ा पाऊंगा बेटा? स्कूल के लिए तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि मुझसे अलग से बात कर लेना। और एक मजेदार बात बताऊं रुशम, स्कूल की एग्जाम के लिए तो ये समझ लो आपकी खत्म हो गया चैप्टर। बस सेल, किसी भी सेल पे नस्ट इक्वेशन लगा लेना बस। स्कूल की एग्जाम के लिए एक 5 मिनट की एक एडिशनल, मतलब कंसेप्ट तो पूरा पढ़ा ही दिया है, बस सेल दिया होगा आपको तो सेल पे नस्ट इक्वेशन लगा लेना बस। स्कूल के एग्जाम में क्या आता है? कुछ भी नहीं आएगा। एक नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, एक फेराडे लॉ पे आ जाएगा और एक कोलराउस लॉ पे आ जाएगा बस। किसी बच्चे से स्कूल की कॉपी बुला लेना और उसको देख लेना, 3 चीजें पढ़ाते हैं स्कूल वाले। तो स्कूल के लिए तो आप मुझे क्षमा कर दें, मतलब क्षमा कर दें का मतलब डिस्टर्ब ना करें, आप मुझसे अलग से बात कर लें। आपके स्कूल का काम 10-15 मिनट का है, उसको खत्म कर देंगे, उसमें क्या है। इस चैप्टर में ईमानदारी से क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में अभी हमें कम से कम आधा लेक्चर मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल पढ़ने में लगेगा, और बचा हुआ आधा लेक्चर हमें IUPAC सेल नोटेशन और उससे सेल रिएक्शन रिड्यूस करने में लगेगा। यानी आप ये समझ लो कि अगला लेक्चर अपना इसमें लगेगा। उसके बाद एक लेक्चर जो है वो सेल पर नस्ट इक्वेशन लगाने में लगेगा, और उसके बाद एक लेक्चर में फ्यूल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल,
तो 3 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर की वो वाला पोर्शन पढ़ाने में जितना मुझे पढ़ाना है। और 3 लेक्चर के बाद में आपको एक वो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है और कोरोजन है उसकी एक आपको शीट भेजूंगा। जो मैंने आपको जब सेल डिटेल में पढ़ाया था तब मैंने आपसे बात की थी कि अब मैंने आपको डेनियल सेल डिटेल में पढ़ा दिया है, बाकी सारे सेल इसी तरह के होते हैं, बस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और सेल रिएक्शन डिफर करती है, रेस्ट ऑल रिमेन्स एक्जेक्टली सेम। तो वो मैं आपको लिख के भेजूंगा जो आपको याद करना होगा, तो वो मैं आपको भेजूंगा, वो आपके पढ़ने का होगा। यानी मेरे पढ़ाने का मोटे मोटे तौर पर 3 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर अपनी समाप्ति को प्राप्त कर जाएगा। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है इस पूरे 12वीं का। इसके बाद सॉलिड स्टेट, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री और फिर सॉलिड स्टेट, तो वो तो दोनों बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। और 12 की फिजिकल खत्म। ठीक है बेटा अथर्व, अरे मधुर में इतनी लंबी प्लानिंग करता ही नहीं हूं मेरे बच्चे, मैं तो कल सुबह की भी नहीं सोचता, मैं तो आज में जीता हूं। कल सुबह की सोचेंगे जब अगर उठ गए तो। अब कल का टेंशन लेते रहो और कल उठो ही नहीं तो क्या मतलब। क्यों भाई मधुर? तो अपन तो आज में जियो। आज जितना एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको है ना थोड़ा अच्छे से पढ़ ले तो बहुत फायदा होता है। एक्चुअल में इसमें अपनों को टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो 11 का पोर्शन भी आ रहा है उसको भी मैं बीच बीच में जहां जहां आ रहा है, जितना जितना आ रहा है, जितना आवश्यक है उतना रिवाइज कराता जा रहा हूं ताकि एक वो होता जाए। तो आप एक प्रकार से ये देख लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ अपनों ने मोटे मोटे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन खत्म करेंगे तो मोटे मोटे तौर पर अपन आयनिक इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज कर चुके होंगे। तो यहाँ आपको कितना बेनिफिट हो रहा है आप उस पर विचारें। समय की चिंता मत करें, सिलेबस समय पे खत्म करना ये मेरा काम है। इतने सालों से करता आ रहा हूं तो ईश्वर करेगा आगे भी कर ही लूंगा। आपको तो जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़े बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।